चलो, उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले तत्व। देखो, उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले दो ही तत्व है अपने पास, एक है मौद्रिक आय और एक है ब्याज की दर। ठीक है, तो मौद्रिक आय कैसे प्रभावित करती है उसको शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। ठीक है, मौद्रिक आय यदि बढ़ जाती है तो इससे उपभोग व्यय भी बढ़ जाता है, और यदि मौद्रिक आय घट जाती है तो इससे उपभोग व्यय भी घट जाता है। इस प्रकार मौद्रिक आय उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। अगला चलते हैं अपन, ब्याज की जो दर होती है वो भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। यदि ब्याज की दर बढ़ जाती है तो इससे उपभोग व्यय घट जाते हैं, और अगर ब्याज की दर घट जाती है तो इससे उपभोग व्यय बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो दो तत्व हैं वो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जितने भी प्रभावित और निर्धारित करने वाले तत्व मैं एक ही ट्रिक से पढ़ा रहा हूं, पहले भी वही ट्रिक थी और अभी भी वही ट्रिक है। दो ही संबंध इसमें स्टेबलाइजिंग होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव रिलेशनशिप और एक होगी नेगेटिव रिलेशनशिप, उसके अलावा है क्या नहीं है ना। तो अब अपन इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, द मनी इनकम is factors determining the propensity to consume. When the money income is increases, so the consumption expenditure is increases. But the money income is decreases, it means the consumption expenditure is decreases. Is that clear? Next, so we can say that the money income and the consumption expenditures are create to positive relationship। ये आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, मनी इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अ क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अब अगला क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ लगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजेस, इट मींस द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डिक्रीजेस। But the rate of interest is decreases, it means the consumption expenditure is ठीक है। अगर डिक्रीजेस हो रहे हैं, अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रही है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेस। इट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? चलिए अब नीचे आते हैं, अपन दो के बीच में डिफरेंस देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रत्याशित निवेश को इच्छित निवेश के नाम से भी जाना जाता है, जबकि यथार्थ निवेश को वास्तविक निवेश के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्याशित निवेश एक संभावित कार्य है, जबकि यथार्थ निवेश एक वास्तविक कार्य है। द अदर नेम ऑफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज डिजायर इन्वेस्टमेंट, एंड द अदर नेम ऑफ एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क, पॉसिबिलिटी इज वर्क, एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इज द एक्चुअल वर्क, जो एक्चुअल वर्क करता है आपके रोजगार पे जाके। इज दैट क्लियर? ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं प्रभावी मांग, मोस्ट आईएमपी 2023। प्रभावी मांग का मतलब होता है इफेक्टिव डिमांड। अब इफेक्टिव डिमांड क्या है? इफेक्टिव डिमांड एक ऐसी डिमांड होती है, प्रभावी मांग एक ऐसी मांग होती है जो समग्र मांग का स्तर होती है, जहां पर ना तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ना तो उत्पादन को घटाया जा सकता है। इट मींस, कहने का मतलब समग्र मांग का वह स्तर जो पूर्ण संतुलन उपलब्ध करता है, जो पूर्ण संतुलन में रहता है, उसे ही हम समग्र मांग कहते हैं। इस क्रिया में उत्पादन और उपभोग को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इफेक्टिव डिमांड मींस इफेक्टिव डिमांड इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन दिस डिमांड द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन लेवल्स आर नॉट डिक्रीजेस, कैन बी नॉट डिक्रीजेस एंड कैन नॉट बी इंक्रीजेस। ठीक है, ना तो बढ़ाया जा सकता ना तो घटाया जा सकता। This type of function is called effective demand. The simple word में अपन अगर कहें तो effective demand is the level of aggregate demand. Is that clear? In this demand, the production are equal to the consumption. Consumption is called effective demand. समझ में आ गया बंदो? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। अब आगे पढ़े अपन लोग।
अब प्रभावी मांग का सिद्धांत किसे कहते हैं? अब प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या है? ठीक है, किसे कहते हैं प्रभावी मांग का सिद्धांत? इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। और ये बनाने वाले सारे किन्स थे और उसका नाम क्या था? लॉर्ड किन्स। लॉर्ड किन्स उसका क्या था? नाम था। अब उन्होंने ये सिद्धांत कैसे बनाया, गौर से देखो। किन्स के आय व रोजगार, देखिए भैया हम पढ़ रहे हैं आय और रोजगार का निर्धारण। इस सिद्धांत को किसने बनाया? प्रोफेसर किन्स ने। लॉर्ड किन्स इनका क्या है? नाम। उनके अनुसार अब वो क्या कह रहे हैं आप यहां पर देखिएगा, ठीक है। किन्स के आय व रोजगार सिद्धांत की आधारशिला अर्थात जो प्रभावी मांग होती है, जो प्रभावी मांग होती है वह किन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की आधारशिला होती है, जिसमें किन्स ने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण रोजगार पाया जाता है, या अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अर्थात किन्स ने ये नहीं कहा था कि समाज में संपूर्ण रोजगार पाया जाता था, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में, किन्स ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में जो रोजगार है वह प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है और देश में बेरोजगारी फैल जाती है। यदि हम प्रभावी मांग को बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। यही प्रभावी मांग का सिद्धांत होता है। देखो उन्होंने क्या कहा, लॉर्ड किन्स ने क्या कहा, बहुत ही अच्छे समझिएगा। प्रभावी मांग का सिद्धांत जो कि आधारशिला है किसकी, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी रे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रभावी मांग का सिद्धांत किन्स के आय व रोजगार सिद्धांत की आधारशिला होती है, जिसमें किन्स ने यह बताया था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार जो है वह प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित होता है या निर्भर करता है। यदि प्रभावपूर्ण मांग कम होती है तो देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी पैदा होती है। और यदि प्रभावी मांग को बढ़ा दिया जाए तो हम देश की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, ऐसा प्रोफेसर किन्स ने कहा है। तो प्रोफेसर किन्स ने कहा था एन इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट प्रिंसिपल ऑफ किन्स। जो एम्प्लॉय एंड इनकम का जो प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कौन सी? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड जिसमें क्या था, किन्स की स्पेलिंग आप लोग सही लिख लेना। हाँ, किन्स की स्पेलिंग सही लिख लेना, ये गलत है, ठीक है, बुक से देख के लिख लेना। अकॉर्डिंग टू किन्स एम्प्लॉयमेंट हैज डिपेंड, एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड है? बहुत अच्छे से, एम्प्लॉयमेंट हैज डिपेंड ऑन इफेक्टिव डिमांड इन इकोनॉमी व्हेन द इफेक्टिव डिमांड इज लो सो फ्लो द अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। अगर आपके पास क्या है? कम है, इफेक्टिव डिमांड आपके पास कम है तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। और अगर इफेक्टिव डिमांड को हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो आपके समाज में लोगों को, देश में क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, इसको अपन अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बहुत ही अच्छे से समझिएगा। The effective of demand principle is the basic fundamental principle of the income and employment sources, या income and employment, ठीक है, उसी पे डिपेंड करती है ये कौन? इफेक्टिव डिमांड। When the effective demand is decreases, it means the unemployment are flow in the country. When the effective demands are increases, so the unemployment are removed in the country. तो कंट्री से हम उसको रिमूव कर सकते हैं इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना याद रखो, इफेक्टिव डिमांड कम हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, इफेक्टिव डिमांड बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। बस वही है प्रभावी मांग का सिद्धांत। नहीं आ रही इतनी पिक्चर समझ में ना, भाड़ में जाए। क्या लिख देना? प्रभावी मांग का सिद्धांत, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल जो है वो लॉर्ड किन्स ने बताया था। लॉर्ड किन्स का जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो प्रिंसिपल था उसी पे डिपेंड थी आपकी इफेक्टिव डिमांड। या उन्होंने इसमें ये बताया कि इफेक्टिव डिमांड यदि कम रहती है कंट्री में तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट फ्लो होता है, और यदि कंट्री में इफेक्टिव डिमांड बढ़ा दी जाए
इंक्रीज कर दी जाए तो जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैला है वो कम हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। उनने कैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को, कैसे बेरोजगारी को दूर करना, उसका एक जरिया बताया। किसने? लॉर्ड किंग्स। इज दैट क्लियर? उसी को कहेंगे आप इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक, अब अगला चलते हैं अपन गुणक। मल्टीप्लायर किसे कहते हैं? मल्टीप्लायर। देखो वही स्थिति आ गई फिर से। डेल का मतलब क्या? चेंज। बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब क्या है? बाय का मतलब क्या है? आय, बोले तो इनकम। और निवेश का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो देखो इधर तुम तो वैसे बना लोगे रे आंसर। कैसे बनाओगे? गौर से देखो इधर। गुणक किसे कहते हैं? देखो ये बहुत स्वायत्त गुणक किसे कहते हैं? गुणक किसे कहते हैं? ये उटपटांग नाम से आएगा, मैंने कीवर्ड लिख दिया हूं। आप आंसर कैसे बनाएंगे देखिए इधर, कैसे बनाएंगे, ठीक है। आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का जो संबंध होता है उस संबंध को गुणक कहा जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, K बराबर डेल वाई अपॉन डेल आई। अतः सूत्र का स्पष्टीकरण, K इक्वल गुणक, डेल वाई आय में परिवर्तन, डेल आई निवेश में परिवर्तन। समझ गए? अब आप लोग क्या लिखेंगे? मल्टीप्लायर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। द मल्टीप्लायर आर रिप्रेजेंट इन गिवन फार्मूला K इक्वल डेल वाई अपॉन डेल आई। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ फार्मूला K इक्वल मल्टीप्लायर। K इक्वल मल्टीप्लायर, डेल y इक्वल चेंज इन इनकम, डेल i इक्वल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लिख पाओगे कि नहीं? पक्का 100%? जल्दी बताओ हो पाएगा? ठीक है, अब मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्स एंटी कंजप्शन, डिफिशिएंट डिमांड, उसकी मीनिंग, उसके उत्पन्न होने के कारण और उसकी समस्या को दूर करने के उपाय। अतिरेक मांग एक्सिस डिमांड बोलते हैं, जिसके बहुत सारे नाम होते हैं। अत्यधिक मांग होती है, अधिक मांग होती है, अतिरेक मांग होती है। एक्सिस डिमांड उसको इंग्लिश में कहते हैं, इसकी मीनिंग, इसके ये क्यों प्रोड्यूस होती है उत्पन्न होने के कारण, और इसके उपाय। अगर आप लोग के पास नहीं तो आप मुझसे कंसल्ट करो, मेरे पास लिखे रखे हैं आंसर, किताबों में कापियों में लिखे रखे हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये चैप्टर होता है आपका खत्म। अगर जो कुछ बचा होगा तो वो अपन बाद में देख लेंगे। इन ऑफ द क्लास मिलते हैं अपन कल। मैं कल आप कापी चेक करूंगा, पेपर खत्म